नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो है बिलियन के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आज जो है आप लोगों को पूरी सारी चीज़ें जो जानकारियां हैं वो बोर्ड पे लिख दी है, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें थी, थ्योरी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। और अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे ज़रूर आपको आनंद आएगा और बहुत अच्छी बातें आपको हम आज यहाँ पे क्या करेंगे, समझाएंगे। तो हमने बिलियन में इसके पहले जो है आपको बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले विभिन्न पदों के बारे में बताया था। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत के बारे में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी। अब चैप्टर किस दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़ेगा उस चीज़ को हम समझते हैं। अब चैप्टर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहाँ पर जाकर ये चैप्टर खत्म होगा, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और किस प्रकार से हमें अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है, उस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन क्या होता है? तो द्रवीय विलयन में ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि द्रवीय विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक सदैव एक ही चीज रहेगी और वो रहेगी द्रव। विलायक हमेशा एक ही चीज रहेगी और वह रहेगी हमेशा द्रव, जबकि विलेय जो होंगे वह हमेशा परिवर्तित होते रहेंगे। यहाँ पर विलेय जो है, हम कभी विलेय जो है विलेय लेंगे, कभी हम लोग ठोस लेंगे, कभी द्रव लेंगे और कभी क्या लेंगे, गैस लेंगे। तो एक चीज ये ध्यान में रखेंगे, द्रवीय विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? द्रवीय विलयन। तो जब विलायक द्रव हो, विलेय ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तो इस आधार पर मैंने जो है द्रवीय विलयन को 3 भागों में क्या कर दिया है, वर्गीकृत किया है। जिसमें पहला हमने बताया है द्रव प्लस गैस का विलयन। ठीक है, पहला हमने यहाँ पर लिखा है द्रव प्लस गैस का विलयन, दूसरा लिखा है द्रव प्लस द्रव का विलयन, और तीसरा हमने लिया है द्रव प्लस ठोस का विलयन। द्रव प्लस गैस के विलयन का उदाहरण है सोडा वाटर, द्रव और द्रव के विलयन का उदाहरण है जल प्लस अल्कोहल, और द्रव प्लस ठोस के विलयन का उदाहरण है जल प्लस नमक। देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे, सारी बातें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी। हमने सबसे पहले बताया है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन वो विलयन है जिसमें विलायक द्रव होंगे, विलेय ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग द्रवीय विलयन कहते हैं। तो उस आधार पर हमने 3 प्रकार से बांटे हैं। पहला है द्रव प्लस गैस का विलयन, जिसमें एग्जाम्पल है सोडा वाटर। सोडा वाटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव प्लस द्रव का विलयन जिसमें जल है और अल्कोहल है, द्रव प्लस ठोस है, जल है और NaCl। द्रव प्लस द्रव के विलयन में जब हम जल में गैसों को घुलाते हैं तो उसके संदर्भ में एक नियम हमको पढ़ना है, हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम पढ़ने के बाद हम हेनरी के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है ये पूरे पार्ट को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जो है द्रव प्लस द्रव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जल और अल्कोहल का मिश्रण होता है, उसके लिए हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट के नियम पढ़ने के बाद हम लोग आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, और आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन पढ़ने के बाद हम आदर्श विलयन से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 प्रकार के विचलन के बारे में पढ़ना रहेगा, एक धनात्मक विचलन और दूसरा क्या, ऋणात्मक विचलन। यहाँ पर हम लोग एक धनात्मक विचलन के बारे में और दूसरा ऋणात्मक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग द्रव प्लस द्रव का विलयन लेंगे। द्रव प्लस द्रव विलयन का उदाहरण है जल प्लस अल्कोहल है। राउल्ट का नियम उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, द्रव प्लस द्रव विलयन के संदर्भ में। फिर आदर्श व अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन से विचलन पढ़ेंगे। 2 प्रकार के विचलन होते हैं, एक धनात्मक विचलन, दूसरा ऋणात्मक विचलन। उसके बाद हम लोग जो है द्रव प्लस द्रव विलयन के आखिरी विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो है स्थिर क्वाथी।
स्थिर क्वाथी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पार्ट जब हम लोग का ख़त्म होगा तो इसके बाद जो है हम लोग जो है ठोस प्लस द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव प्लस ठोस के विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा पार्ट है, द्रव प्लस ठोस का विलयन। और द्रव प्लस ठोस के विलयन के बारे में आप लोग जहाँ तक हो सकता है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसमें जल में नमक को घुला सकते हैं, जल में हम लोग शक्कर यानी चीनी को घुला सकते हैं। तो यहाँ पे जब द्रव प्लस ठोस को हम विलय कराएंगे तो वहाँ पर हमें पढ़ना होगा किसके विषय में, अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। और अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4। अणुसंख्य गुणधर्म जो है यहाँ पर कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। पहला होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब में कमी कैसे होती है, वाष्प दाब कैसे कम किया जाएगा, उस चीज के विषय में पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, किसी भी द्रव के क्वथनांक को बढ़ाया कैसे जाएगा, किस अवाष्पशील ठोस को मिला देने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, अर्थात कोई जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था वह 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे उबलेगा, इस विषय में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। अवनमन का तात्पर्य होता है कमी, हिमांक में कमी कैसे आती है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी पॉइंट हमारा अणुसंख्य गुणधर्म का होगा पराशर दाब। तत्पश्चात हमारे इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग होगी वान हाफ गुणांक। ठीक है, वान हाफ गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका ओवरव्यूज था जो हम पूरे चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ेंगे, किस हिसाब से ये चैप्टर हमारा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं द्रव प्लस गैस का विलयन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके नियम के बारे में, हेनरी का नियम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द्रव प्लस गैस विलयन, द्रव प्लस गैस विलयन, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, द्रव प्लस गैस विलयन, द्रव प्लस गैस विलयन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। तो द्रव प्लस गैस के विलयन हमारा पहला पार्ट शुरू होता है अब। ठीक है, तो द्रव प्लस गैस का विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन हमने पहले ही बताया जिसमें विलायक क्या हो, द्रव हो, विलायक द्रव हो और विलेय गैस हो। अर्थात हम लोग जो है जल में गैस को क्या कर रहे हैं, विलेय करा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अगर आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमारे गांव के आसपास नदी होंगे, तालाब होंगे, झरने होंगे, ढेर सारी चीज़ें होंगी, जल के तमाम स्रोत होंगे, तो जल वायुमंडल में उपस्थित जल उसमें क्यों नहीं घुल जाता है। तो ऐसे आसानी से थोड़ी कोई विलयन बन सकता है। उसे बनाने के लिए जो है एक विशेष विधि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। और हेनरी ने बताया उस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। पहले आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी सारी चीज़ों का, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो हेनरी का नियम क्या होता है, इस विषय के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हेनरी ने बताया था कि स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, देखिए बात समझिए, हम ताप को क्या रखना पड़ रहा है, स्थिर कह सकते हैं। हेनरी के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में स्थिर ताप पर हम कह सकते हैं, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब। ठीक है, गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। दाब को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे किससे, P से। दाब को हम लोग P से दिखा रहे हैं। ठीक है, दाब को P से दिखा रहे हैं।
स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब जो P होता है उस विलयन में गैस के मोल अंशों, हम कह सकते हैं कि उस विलयन में गैस के मोल अंशों के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दाब जो होता है गैस के मोल अंश, मान लेते हैं गैस के मोल अंश कितने हैं x, गैस के मोल अंश x के क्या होता है समानुपाती होता है। अब बात को समझिएगा, गैस के मोल अंश हम कह सकते हैं कोई विलयन ले लेते हैं। अब उस विलयन में हमने क्या ले लिया है, विलायक द्रव ले लिया है। जब हमने विलायक द्रव को ले लिया है तो विलायक द्रव लेने के बाद उस विलयन का आंशिक दाब जो P है वह गैस के मोल अंशों की संख्या के समानुपाती है। अर्थात दाब हम जितना बढ़ाएंगे, हम इस विलयन में दाब जितने अधिक बढ़ाएंगे गैस की विलेयता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। अर्थात किसी विलयन में गैस को जितने अधिक घुलाना है, गैस की विलेयता को जितने अधिक बढ़ाना है, तो उस विलयन पे दाब की मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक के सफिक्स h प्राप्त होता है, जहां हम कह सकते हैं के सफिक्स h इक्वल टू कांस्टेंट स्थिरांक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या कहते हैं, हेनरी का स्थिरांक। इसे हम लोग जो है हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो ये आपका हो गया हेनरी स्थिरांक। तो हेनरी का नियम बस इतना सा ही, हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंशों की संख्या के या मोल अंशों के समानुपाती होता है। अर्थात दाब P x मोल अंशों की मात्रा के समानुपाती। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक के सफिक्स h प्राप्त होता है, जहां के सफिक्स h एक नियतांक है जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट है शीतल पेय अथवा सोडा वाटर बनाने में। आप लोगों ने देखा होगा शीतल पेय अथवा सोडा वाटर आप लोगों के जो है शहरों में बनता है, जहाँ पर एक मशीन होती है। उस मशीन में जो शीतल पेय बनाने वाला होता है, शिकंजी जिसको बोलते हैं हम लोग, शिकंजी बनाने वाला होता है, वह एक बोतल रखा होता है, शीशे की बोतल होती है या प्लास्टिक की बोतल होती है। उस प्लास्टिक में आंशिक रूप से जल भर देता है, फुल नहीं भरता है, आंशिक रूप से जल भर देता है। और जल भरने के बाद उसे क्या करता है, एक मशीन होती है, उस मशीन में उस जल को लगा देता है और उस मशीन में जो है पाइप के द्वारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को डाला जाता है और तेजी से उसे घुमाया जाता है। तो दाब जितना अधिक बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उस जल में विलेयता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो वो यहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए हम बोतल को उच्च दाब पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। जितना उच्च दाब पर बंद करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता उतने अधिक बढ़ती जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हम लोगों का अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर। जब हम अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर का ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। अर्थात जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो ऑक्सीजन का
की सांद्रता भी कम होती जाएगी। तो वहाँ पे कहा अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और कम होती जाती है अतः पर्वतरोही, जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, एटलस उटलस हैं, ठीक है। तो पर्वतरोही तथा अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति, जैसे लद्दाख क्षेत्र हो गया, कश्मीर क्षेत्र हो गया, काफ़ी ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की जब सांद्रता कम होगी ऊंचाई के साथ साथ, तो ऑक्सीजन भी उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो उनके शरीर कमजोर होने लगेगा और सोचने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब सोचने की क्षमता कम हो जाएगी तो एक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार की बीमारी को बोलते हैं एनाक्सिया रोग। मतलब सोचने की क्षमता कम हो जाए और जो शरीर है वह थोड़ा सा कमजोर हो जाए, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? एनाक्सिया। अब तीसरा एग्जाम्पल है गोताखोर के संदर्भ में। जब गोताखोर समुद्र के अंदर प्रवेश करता है, गोताखोर समुद्र के भीतर जाता है, गहरे समुद्र में जाता है, तो जैसे जैसे गोताखोर पानी के नीचे जाएगा वैसे वैसे उनके शरीर पर दाब की मात्रा क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, जिससे सांस लेने में उसे क्या होती है? कठिनाई होती है। तो जब गोताखोर नीचे जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि अन्य भी गैसें कुछ मिली होती हैं, आपको यहाँ पे बताएंगे। तो समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु के साथ श्वास लेना पड़ता है। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। तो जो वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलाया गया है, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में मिला है, तो जैसे जैसे गोताखोर समुद्र के नीचे जाएगा वैसे वैसे उसकी विलेयता का मान, दाब का मान बढ़ेगा, जिससे उसकी विलेयता ऑक्सीजन में, रक्त में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ेगी। और जब विलेयता बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, और जब गोताखोर सतह पर आएगा तो उसके रक्त में घुली हुई, जो उसके रक्त हैं, नसों में जो ब्लड है, उस ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन जो है बुलबुलों के रूप में निकलती हैं, और जिसके कारण उनकी कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है। अब कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, तो जब कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है तो रक्त का प्रवाह प्रभावित होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जब रक्त का प्रवाह प्रभावित होगा तो गोताखोर को कभी कभी क्या होती है, या गोताखोर को बहुत पीड़ा होती है, और कभी कभी यह पीड़ा बहुत घातक हो जाती है, जिससे बहुत सारे कभी कभी गोताखोरों की मृत्यु भी हो जाती है। जिसके कारण हम अब इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है जो गोताखोर लेकर जाता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी मिलाई जाती है। तो एक सिलेंडर में कितनी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो गोताखोर लेकर जाता है, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 3 गैसें मिलाई जाती हैं, एक हीलियम होता है, दूसरा आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और तीसरा आपका जो होता है ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर हीलियम की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 11.7 हम कह सकते हैं, 11.7% होती है, 56.2% होती है, और शेष बची हुई जो गैसें हैं 31.1% वह क्या होती हैं? ऑक्सीजन होती हैं। तो ये सारी गैसें मिलाई जाती हैं, जिससे विलेयता का मान बढ़ता नहीं है और गोताखोर को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आज हमने जो भी पढ़ाया आप लोगों को टोटल थ्योरी थी, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल से संबंधित, कोई गणना से संबंधित कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए हमें जो है सारी चीज़ों को बोर्ड पर लिख के आपको बताना पड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।